स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का एंट्रांस टेस्ट 2016 के बारे में बात की थी। तो स्टूडेंट उसी डिस्कशन को हम आज फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल है आपके पास कि आपके पास 1/H2 एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। और जो एंथैल्पी चेंज है आपके पास वो 218 किलो जूल पर मोल है। इन दिस रिएक्शन एंथैल्पी विल बी कॉल्ड एज, इस रिएक्शन में एंथैल्पी को आप क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन बोलेंगे या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कंपाउंड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड कंपोनेंट्स एटम आर रिड्यूस्ड टू इंडिविजुअल एटम। जिसमें आप क्या करते हैं कि कंपाउंड के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको आप ब्रेक कर देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इंडिविजुअल एटम के अंदर। इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपके पास हुआ ए। आगे आप देखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन आप जो बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स एलिमेंट्स। जिसमें आप क्या कर रहे हैं? कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं किसमें? उसके एक एलिमेंट्स में। उसको आप क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपके पास होती है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कि आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और लास्ट वन है आपके पास एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन अ बॉन्ड इज क्लीव्ड इन अ होमोलिटिक फैशन। जब आप बॉन्ड को कैसे क्लीव करते हैं? होमोलिटिक फैशन में। दो तरह की फिशन होती है आपके पास, एक होमोलिटिक होती है और एक हेट्रोलिटिक होती है। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन में आप क्या करते हैं? बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करते हैं। इस नतीजे में आपको क्या देनी पड़ती है? आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसका जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि मैग्नीशियम है आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और आपके पास जो एंथैल्पी चेंज है आपके पास वो क्या है? 692 किलो जूल पर मोल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंथैल्पी ऑफ अबव रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज, इस एंथैल्पी को आप क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपके पास क्या होती है कि आप 1 मोल सब्सटेंस बनाते हैं किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो आपके पास राइट ऑप्शन हुआ वो डी हो गया। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ कि फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव द सेम। तो फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को आप कहते हैं जिस पे आपके पास क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड का क्या फेज, कौन सा फेज सेम होना चाहिए? उन दोनों का क्या होना चाहिए? वेपर प्रेशर आपके पास सेम होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपके पास हुआ सी। आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर होता है आपके पास जिसमें आपका जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? वो कन्वर्ट हो रहा होता है आपके पास सॉलिड के अंदर। जब आपका लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो दोनों का आपके पास जो वेपर प्रेशर है दोनों फेसेस का आपके पास वो क्या होता है? आपके पास सेम होता है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हुआ? आपके पास सी हो गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। व्हाट मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि आपने मास कैलकुलेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिसके मोल आपको गिवन है 0.5 मोल। तो सिंपल आपने क्या फार्मूला लगाना है? मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। जो मोलर मास है आपके पास वो आपको पता है कि मोलर मास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है वो कितना होता है? 40 होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है? मोलर मास को यहाँ से उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या निकाल लेंगे? मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो जो मोल आपके पास गिवन है 0.5, मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया है 40। तो आपके पास जो मास कैलकुलेट होगा वो कितना आएगा? 20 ग्राम। तो आपके पास राइट ऑप्शन होगा डी। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास एक गलवानिक सेल है, इसमें ये आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इस तरफ आपके पास क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो डायग्राम शो अ गलवानिक सेल द करंट विल फ्लो फ्रॉम। तो एक आपके पास गलवानिक सेल दिखाया गया है। आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को हल करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेंगे। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिकली 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और दूसरा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसे एजेंट को बोलते हैं जो क्या करे? दूसरे को आपको रिड्यूस कर दे और इटसेल्फ क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए।
तो उसको क्या बोलते हैं आप, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसे एजेंट को बोलते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और इटसेल्फ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इस स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में आप देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो रिडक्शन पावर है, आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने का मतलब ये है आपके पास कि जो एबिलिटी है टू ऑक्सीडाइज वो इंक्रीज हो रही है, कि इस मीन्स आपके पास जो मेटेलिक करेक्टर है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो रहा है। जो इस डायरेक्शन में आप देखें, अगर इस डायरेक्शन में आप नीचे की तरफ देखें तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस डायरेक्शन में आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स रिडक्टिबिलिटी आपके पास इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो हाइड्रोजन है आपके पास वो क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो आपके पास हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और आपके पास जो कॉपर है आपके पास वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जो करंट फ्लो होता है आपके पास वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास ए होगा कि हाइड्रोजन करंट फ्लो होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। बट इट मीन्स यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर से, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70, स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन किस रिएक्शन को बोलते हैं, जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है आपके पास, ऑक्सीडेशन होती है आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो आपके पास रिडक्शन होती है वो क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपने यहाँ से ये देखना है कि आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, डी है आपके पास, कि मैंगनीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 7 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हुई है मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपके पास 7 है यहाँ पे। तो 7 से किसके अंदर जा रहा है, +2 के अंदर जा रहा है। चूँकि आपके पास जो ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही है इसलिए क्या होगा, ये रिडक्शन होगी। इसलिए जो राइट ऑप्शन है आपके पास मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम 7 to 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ए है आपके पास वो राइट ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है, मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम 7 to +2, ये स्टेट में आपके पास रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हुआ, डी हुआ। क्वेश्चन 71, ह्यूमन ब्लड मेंटेन इट्स पीएच बिटवीन। जो ह्यूमन ब्लड होता है आपके पास उसकी जो पीएच होती है आपके पास वो अल्कलाइन या बेसिक होती है आपके पास। तो राइट ऑप्शन आपके पास हुआ डी। आपके पास जो स्टोमिक होता है उसकी जो पीएच होती है आपके पास 1.5 से लेकर 3.5, मतलब मीन्स एसिडिक होती है। लेकिन जो आपके पास जो ब्लड होता है आपका उसकी जो पीएच होती है आपके पास वो लिटिल बिट अल्कलाइन होती है। जो राइट ऑप्शन हुआ आपके पास डी। आगे मूव करते हैं कि वैल्यू ऑफ सोलबिलिटी प्रोडक्ट फॉर लेड सल्फेट सिस्टम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास सी है। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, पंजाब बुक जो है आपके पास पेज नंबर 244, वहाँ पे जो एक टेबल दिया हुआ है वहाँ से ये एमसीक्यूज उठाया गया है। तो राइट ऑप्शन आपके पास सी है। आगे मूव करते हैं कि 2a + b इज इक्वल टू प्रोडक्ट इफ द रिएक्टेंट b इज इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज गिवन रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू k(a)² × b। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, आपने क्या बताना है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। कि आप क्या करते हैं कि आप जो रेट इक्वेशन में आपके पास जो एक्सपोनेंट आ रहा होता है उसको क्या करते हैं, आप जमा कर देते हैं। तो चूंकि आपके पास जो बी है, आपके पास बी रिएक्टेंट वो क्या एक्सेस में है, तो रेट आपके पास किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए रिएक्टेंट के ऊपर। तो इसलिए आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा ये आपके पास। आगे हम
क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ मूव करते हैं। द रेट कांस्टेंट के इज 0.693 पर मिनट। द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी। क्या आपके पास रेट कांस्टेंट गिवन है और आपने क्या कैलकुलेट करनी है, आपने हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है उसका फार्मूला आपके पास ये होता है 0.693 डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट आपके पास गिवन है 0.693 पर मिनट, तो 0.693 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा आपके पास 1 मिनट, ए ऑप्शन आपके पास जो होगा वो क्या होगा, आपके पास राइट होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर हायर देन ग्रुप 1A बिकॉज। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के वो क्या होते हैं, हायर होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के। तो स्टूडेंट जो ग्रुप नंबर होता है आपके पास वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर आपके पास ग्रुप 2 है इसका मतलब ये है इसके वैलेंस शेल में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास वो 2 होंगे। अगर आपके पास ग्रुप नंबर 1 है इसका मतलब ये है इसके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 होंगे। तो जो ग्रुप 2 है इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा क्यों होता है आपके पास, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बाइंडिंग के लिए। तो राइट ऑप्शन जो आपके पास होगा वो सी होगा। एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये 2 जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है ये 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ये 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जितने आपके पास नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ही आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास वो ज़्यादा होता है। आगे मूव करते हैं द आयोनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन। जो आयोनिक रेडियस होता है आपके पास फ्लोराइड आयन का वो आपके पास कितना होता है स्टूडेंट्स, आपके पास होता है 136 होता है। और जो फ्लोरीन एटम होता है आपके पास उसका जो आयोनिक रेडियस होता है आपके पास वो कितना होता है 72 होता है। इट्स मीन जो आयन होता है आपके पास फ्लोराइड आयन होता है उसका आयोनिक रेडियस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेरेंट फ्लोरीन के। तो नेगेटिव आयन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से जो नेगेटिव आयन होता है वो क्या होता है उसका ज़्यादा होता है। तो इसको ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती हैं या इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन होते हैं एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाती हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में आपके पास जो आयोनिक रेडियस है वो आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आपके पास जो फ्लोराइड आयन है उसका जो आयोनिक रेडियस है वो ज़्यादा है 136, और जो आपके पास फ्लोरीन एटम है उसका जो आयोनिक रेडियस है वो कम होता है। तो राइट ऑप्शन आपके पास जो हुआ वो हुआ सी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपके पास साल्ट बन रहा है, आपके पास सोडियम क्लोराइड बन रहा है और आपके पास वाटर बन रहा है। तो प्रोसीड है, ये वाला रिएक्शन है ये किस टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड करता है। ये जो रिएक्शन है आपके पास ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है आपके पास, जिसमें जो साइमल्टेनियसली एक कंपाउंड जो क्लोरीन है आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है आपके पास ये किस टेम्परेचर के ऊपर होता है, ये आपके पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर होता है स्टूडेंट्स। ये आपके पास आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से MCQs लिया गया है। ये पेज नंबर आपके पास 86 है सेकंड ईयर का। आगे मूव करते हैं कि विच हैलोजन मॉलिक्यूल हैज़ लोवेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, कि कौन सा हैलोजन मॉलिक्यूल है जिसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम है। तो डिसोसिएशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी को कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, कि आपने एक बॉन्ड को तोड़ना है उसके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं आप, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो आपके पास जो लोवेस्ट डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो आपके पास किस में होती है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन में होती है। फ्लोरीन में क्यों होती है कि जो फ्लोरीन में आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास ये वीक होता है। ये बॉन्ड वीक इसलिए होता है क्योंकि जो 2 फ्लोरीन है आपके पास ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। नज़दीक इसलिए होते हैं क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज़ है वो क्या है, स्मॉल है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होता है, दोनों के दरमियान फ्लोरीन के दरमियान में कोलम्बिक रिपल्शन होती है। कोलम्बिक रिपल्शन की वजह से जो ये वाला बॉन्ड है आपके पास ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वीक हो जाता है। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, आपको वो क्या देनी पड़ेगी, बहुत ही कम देनी पड़ती है। इसलिए आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डी है। तो नेक्स्ट है आपके पास द अनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू, कि जो क्रोमियम और कॉपर हैं आपके पास इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। वो शो क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी कॉपर और क्रोमियम की, इनमें क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो आप कहते हैं कि जो आपके पास
कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, और आपके पास सबसे जो कम स्टेबल ऑर्बिटल होता है वो आपके पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं आपके पास वो सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो जब आप स्टूडेंट्स क्रोमियम और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल है ये क्या है, आपके पास हाफ फील्ड है, और आपके पास जो एस ऑर्बिटल है ये भी क्या है, हाफ फील्ड है। इसलिए जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। और इधर जो आपके पास जो कॉपर है इसमें भी जो डी ऑर्बिटल क्या है आपके पास कंप्लीटली फील्ड है, एस ऑर्बिटल आपके पास क्या है, हाफ फील्ड है। तो इन दोनों केसेस में आपके पास जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनके जो ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है। इसलिए जो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास कॉपर और क्रोमियम की, ये क्या है आपके पास, ये स्टेबल है आपके पास। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अगर आज का हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।